हेलो बच्चों, तो स्थिर वैद्युत विभव और धारिता का एक नया लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि एक समान आवेशित वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र कर दिया जाए, उस वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई एक कण रख दिया जाता है आवेशित कण जिसपे कुछ आवेश है, तो वो कितना गति प्राप्त करेगा। ये चीज हम यहाँ पर इस लेक्चर में आज सीखेंगे और भी कई सारी चीजें इस लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं, समय कम लेते हैं। अच्छा देखो, तो यहाँ पे आज के लेक्चर में सबसे पहले दो चीज तो याद रखना कि जो तुम्हें पता भी है कि अगर कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, मान लो अगर ये कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र है। अगर इस वैद्युत क्षेत्र में यहाँ पर एक मैं +Q आवेश रख दूं, अगर यहाँ पर एक +Q आवेश रख देता हूं, तो इस वैद्युत बल पर जो हमारा बिंदु आवेश क्यों रखा है, इस पर एक बल लगेगा, चूंकि ये वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ तो इस पर एक बल लगेगा। और जो चूंकि ये धनात्मक आवेश है, इसलिए जो इस पर बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, और वो बल जो लगेगा वो हमारा बल लगेगा QE के बराबर लगेगा। ठीक है, जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है E और जो आवेश Q रखा हुआ, तो धनात्मक आवेश पे जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। और अगर यहीं पर मैं एक ऋणात्मक आवेश रख देता हूं, जैसे यहाँ पर एक -Q आवेश रख दिया, तो इस पर भी बल लगेगा, सेम बल लगता है, लेकिन बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है, यानी कि बल की दिशा जो होगी वो इस दिशा में हमारा QE के बराबर बल लगता है। ठीक है, इतनी चीजें हम पढ़ चुके हैं और हमें इतनी चीजें पता भी है। इस चीज को ध्यान रखना क्योंकि इसकी जरूरत आज के लेक्चर में पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डाल लो। अब यहाँ पे इतनी चीजें तो याद हो गई ना, अब अगर किसी को नहीं पता तब रिकॉल हो गया ना, तो अब हेडिंग डाल लो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई एक आवेशित कण रख दिया जाए तो उस पर कितना बल या उस पर किस गति से वो मूव करेगा, ये चीज हमें आज हम निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं कि ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं, ये बिंदु का नाम दे देते हैं कि ये हमारा A बिंदु है। ठीक, ये बिंदु A है और इस पे एक आवेश रख देते हैं कि इस पे आवेश कितना है, Q के बराबर है। बिंदु A ले लिया, इस बिंदु पर हमने एक आवेश Q रख दिया। ठीक है, अब जो ये आवेश Q रखा हुआ है, चूंकि ये हम मान लेते हैं कि ये धनात्मक आवेश है, इसको Q0 मान लो, चाहो तो इसको Q0 मान लो यहाँ पे, क्योंकि ये जो है हमारा परीक्षण आवेश होता है। ठीक है, तो जो परीक्षण आवेश Q0 हमने यहाँ पे रखा है, अब चूंकि परीक्षण आवेश तो याद है ना कि टेस्ट चार्ज जो होता था उसे जेब में लेकर घूमते थे, वही वाला टेस्ट चार्ज है ये, तो ये धनात्मक होता है। तो ये टेस्ट चार्ज जो होगा, इस पे जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, तो इस पे जो बल लगेगा वो इस दिशा में बल लगेगा, और जो बल लगेगा वो Q0E के बराबर लगेगा, Q0E के बराबर लगेगा। यहाँ पे इसको मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है। ठीक है, एक चीज और मान लेते हैं कि जो ये हमारा आवेश है, इसका द्रव्यमान जो है, इसका द्रव्यमान हमारा m है, और जो इनिशियल वेलोसिटी है यानी प्रारंभिक वेग है, इसकी प्रारंभिक वेग कितना है, u है। क्योंकि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई एक आवेशित कण रख दिया जाए तो वो उसकी गति क्या होगी, किस गति से वो आगे की तरफ बढ़ेगा, चीज निकालते हैं। तो जब हमने इस कण को अभी शुरुआत में यहाँ पर रखा हुआ है, तो स्टार्टिंग में इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है यानी कि प्रारंभिक वेग है, वो प्रारंभिक वेग हमारा कितना, U के बराबर मान लेते हैं कि प्रारंभिक वेग कितना है, U के बराबर है। ठीक है, इस चीज को पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि माना m द्रव्यमान, यहाँ पे इस चीज को लिख लो कि माना m द्रव्यमान तथा Q आवेश का एक बिंदु एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है।
आवेश का एक बिंदु, या बिंदु की जगह पे कर लो एक कण कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कि एक कण जो है, एक कण एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, ठीक है। तो जो कण होगा, अब इस कण पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत बल कितना लगेगा, यहाँ पे जो बल लगेगा Q नॉट E के बराबर। चाहो तो ये भी लिख लो कि कण Q नॉट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्यरत बल, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्यरत बल जो हमारा F होगा, वो F बराबर हो जाएगा Q नॉट E के बराबर होगा। देखो वही चीज तो यहाँ पे बताया कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या लगेगा, एक बल लगेगा, वो बल कितना है, Q नॉट E के बराबर, ठीक है। अब देखो इस कण को अगर मैं यहाँ पे स्वतंत्र कर दिया जाए, अगर इस कण को इस वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र कर दिया जाए तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इसमें त्वरित गति उत्पन्न हो जाएगी। देखो जैसे जैसे अगर ये स्वतंत्र कर दिया जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जब स्वतंत्र करेंगे तो इस दिशा में बल लग रहा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा ये एक त्वरित गति उत्पन्न करता चला जाएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये आगे मूव करते हुए इस पॉइंट बी तक आ जाता है, और पॉइंट बी पर आता है तो इस टाइम इसकी फाइनल वेलोसिटी जो होती है, वो अंतिम वेग जो होता है वो v के बराबर हो जाता है। हम मान लेते हैं कि जो अंतिम वेग है वो अंतिम वेग हमारा कितना है, v के बराबर हो जाता है। और यहां से जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यानी कि यहां से यहां तक जो विस्थापन होता है इसका, वो विस्थापन हम कितना मान लेते हैं, x के बराबर मान लेते हैं कि यहां से बिंदु A से बिंदु B तक जाने में कितना दूरी तय करता है, x दूरी यहां पर तय करता है, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आई ना कि अगर मैं इस कण को यहां पे स्वतंत्र छोड़ दूं, जैसे पहले था कि मैं इधर जितना बल लगता था उतना बल इधर लगाता था, फिर धीरे धीरे उसको मूव कराता था, ठीक है। लेकिन अब यहां पे क्या कह दे कि भाई ले, इसको मैंने स्वतंत्र करके यहाँ पर छोड़ दिया। जब छोड़ूंगा तो आगे की तरफ गति करने लगेगा, और जब गति करने लगेगा तो इसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी, या ऐसे बोलो कि ये त्वरित गति करने लगेगा, इसके अंदर त्वरण आ जाएगा। तो यहाँ पे कण पर उत्पन्न त्वरण अगर हम निकालना चाहें कि कण पर, अब जब इस पर त्वरित गति कर रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ तो त्वरण उत्पन्न होगा ना, तो कण पर उत्पन्न त्वरण अगर हम निकालें तो उत्पन्न त्वरण जो होगा, देखो उत्पन्न त्वरण का फार्मूला पढ़े थे ना कि F बराबर 11th की कहानी है, F बराबर ma, तो A बराबर त्वरण A बराबर कितना होता है, F बाई m हो जाएगा, और F का मान हम निकाल चुके हैं, ये कितना होगा, Q नॉट E बाई m के बराबर निकल के आ जाएगा। तो इसका जो त्वरण होगा, यानी कि इस त्वरण से ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। चाहो तो इस चीज को भी यहाँ पे लिख लो कि यदि कण को वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र कर दिया जाए तो ये त्वरित गति उत्पन्न हो जाएगा, और त्वरित गति उत्पन्न होने के कारण कण में त्वरण भी उत्पन्न होगा, और कण में त्वरण कितना उत्पन्न होगा, A बराबर F बाई m, यानी Q नॉट E बाई m के बराबर इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं कि गति का समीकरण लगा देते हैं, ठीक है। यह गति का समीकरण लिख लो यहाँ पे कि गति के समीकरण से, गति का समीकरण हम यहाँ पे लगाएंगे तो देखो यहाँ पे लगा देते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a s के बराबर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a s के बराबर। तो देखो ये हमारा अंतिम वेग है, तो अंतिम वेग हमारा कितना है, v के बराबर है, ठीक। और जो पहले जो वेग है स्टार्टिंग में जो इसकी वेलोसिटी है, यानी कि प्रारंभिक वेग है, क्या हमारा यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो प्रारंभिक वेग u बराबर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में इसके पास क्या होता है, कुछ भी वेग नहीं होता है। और जो विस्थापन है s है, s बराबर लिखना चाहूँ तो s बराबर हमारा कितना हो रहा है, x विस्थापन यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हो रहा है यहाँ पे, ठीक। और त्वरण का मान हम यहाँ निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर 0 प्लस का 2 इंटू a का मान है Q नॉट E डिवाइड बाई m इंटू एक्स के बराबर। तो यहां से हमारा v स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2Q नॉट x डिवाइड बाई m के बराबर। तो यहां से ये आ गया हमारा फार्मूला v स्क्वायर का मान। और अगर मैं यहां से v का मान निकालना चाहूं तो v का मान आ जाएगा रूट में, v का मान जो आएगा वो आएगा हमारा रूट में 2Q नॉट EX डिवाइड बाई m के बराबर, जहां पे हमारा Q नॉट जो होगा वो आवेश होगा, जो आवेश रखा जाएगा, E जो होगा वो वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, X होगा कितना विस्थापन हो रहा है, और M हो जाएगा उस कण का द्रव्यमान निकल जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला मैंने कहूँगा याद करो।
ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारे पास। अभी इससे और आगे ड्राइव होगा, उसको याद रखना, वो ज़्यादा आसान पड़ेगा याद रखने के लिए, ठीक है। तो देखो अगर हम यहाँ पे इसी में आगे मान, अच्छा ये बताओ पहले इतनी चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? सिंपल सा काम हमने किया, यहाँ पे रखा, एक आवेश स्वतंत्र कर दिया, आगे बढ़ने लगा तो हमने देखा कि त्वरित गति उत्पन्न हो जाएगा। जब त्वरित गति उत्पन्न होगा तो हमने त्वरण निकाल लिया, त्वरण निकाल लिया तो हमने इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग u बराबर 0 मान रखा है। यहाँ पे विस्थापन कितना हुआ 100 रखा है, तो गति के समीकरण से v का मान यहाँ पे निकल जाएगा, यानी कि जो गति होगा इस गति से वो आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला याद मत करो, अभी ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अभी हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे मान लें कि बिंदु ए और बी के बीच जो विभवांतर है वो हमारा v है। अगर मान लेते हैं कि माना बिंदु ए तथा बी के बीच विभवांतर, बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच विभवांतर जो है, विभवांतर v है। अगर इसके बीच हमारा विभवांतर जो है वो हम विभवांतर भी मानते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, जो हमारा वेग है उसको स्मॉल भी लिख रहा हूँ, जो विभवांतर उसको कैपिटल भी लिख रहा हूँ, तो दोनों को एक में मिक्स मत करना, क्योंकि भी दोनों एक ही फार्मूले में आएंगे, ठीक है। अगर विभवांतर v मान लेता हूँ तो विभवांतर का एक फार्मूला पढ़े थे किसी टाइम पे, देखो ये फार्मूला पढ़े थे कि dv बराबर माइनस ई डॉट डी एक्स के बराबर पढ़े थे विभवांतर। वहाँ पे विभवांतर dv बराबर vb माइनस va था, तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा इसका विभवांतर v पता है, तो विभवांतर v बराबर मैं लिख सकता हूँ e डॉट x के बराबर, क्योंकि छोटा सा विस्थापन तो हो नहीं रहा, पूरा विस्थापन हो रहा, तो हमने क्या रख दिया x रख दिया, तो e डॉट x के बराबर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर हम इस डॉट को हटाना चाहते हैं तो v बराबर हमारा निकल जाएगा e इंटू x इंटू कॉस थीटा। अब देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी ये है, और जो हमारा x है विस्थापन है, वो विस्थापन की दिशा भी हमारी यही है। देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही है और विस्थापन की दिशा भी यही है, दोनों दिशा क्या है समान है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर सीधा 0 रख दे रहा हूँ, तो v बराबर निकल जाएगा e इंटू एक्स के बराबर निकल जाएगा। v बराबर जो निकलेगा वो e इंटू एक्स के बराबर निकल के आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये हमारा जो आया है, ये v जो आया है ये हमारा विभवांतर आया, यहाँ पे ये v जो है वो v हमारा कितना आया है विभवांतर के बराबर आया। इसको मान लेते हैं कि हमारा समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे कर रहा हूँ, तो समीकरण 1 से हम यहाँ पर देखेंगे कि समीकरण 1 से अगर देखो तो स्मॉल v बराबर मैं लिख सकता हूँ, v बराबर देखो e x की जगह पे क्या लिख सकता हूँ विभवांतर लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जरा मान रख दोगे तो चाल v बराबर आ जाएगा 2q नॉट e x की जगह पे क्या रख दो कैपिटल b रख दो, यानी विभवांतर रख दो, तो ये हो जाएगा 2q नॉट v डिवाइड बाई m के बराबर हो जाएगा। ये फार्मूला याद रख लो, ये फार्मूला यहाँ पर याद रख लो कि ये हो जाएगा 2qv नॉट डिवाइड बाई m के बराबर हो जाएगा। ये फार्मूला याद रखो, नहीं याद रखते हो तब भी मत आए, अभी एक और निकालूंगा इसके बाद इसी से आएगा, तो उसको याद रखना, तो वहां से भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर चाहो तो इसको भी याद रख सकते हो कि v बराबर हो जाएगा रूट में 2q नॉट v बाई एम के बराबर हो जाएगा, जहाँ के देखो ये स्मॉल भी है, ये कैपिटल भी है, ये चाल है हमारा वेग है, और ये जो है हमारा विभवांतर है। ये विभवांतर कहाँ है, जिस बिंदु से जिस बिंदु तक जाता है उसके बीच का विभवांतर दे रखा है, तो विभवांतर हो जाएगा 2q नॉट v डिवाइड बाई एम के बराबर, ये हो जाएगा हमारा, इसकी चाल निकल के आ जाएगी, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, अच्छा नोट कर लो, इतना मैं मिटा दूं यहाँ से, इसको नोट कर लो, मैं मिटा दूं यहाँ से, उसके बाद लिख दूं पूरा हो जाए। नोट कर लिया, चलिए देखिए अब यहाँ तक हमारा v का मान आ गया। अब अगर ये मान लो कि कण द्वारा, देखो ये आगे की तरफ अब बढ़ता जा रहा है, तो इसके अंदर त्वरित गति होता है, तो इसके अंदर कुछ गतिज ऊर्जा भी उत्पन्न हो जाएगी, तो कण द्वारा जो अर्जित गतिज ऊर्जा यहाँ पे लिखेंगे। देखो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा गति करेगा तो कुछ इसके अंदर गतिज ऊर्जा भी तो आ जाएगी, तो इसको गतिज ऊर्जा के टर्म में भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से कण द्वारा गतिज ऊर्जा, इसके बाद फिर यहाँ लिखना, ठीक है। तो कण द्वारा अगर मैं यहाँ पे निकालूं कि कण द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा, अगर मैं गतिज ऊर्जा यहाँ पे निकालूं कण द्वारा, जो गतिज ऊर्जा अर्जित कर लेता है, तो वो गतिज ऊर्जा जो होगा, गतिज ऊर्जा के का फार्मूला क्या होता है, वही 11th वाला है यार, के बराबर होगा हाफ mv स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक। ये हमारी गतिज ऊर्जा होती है, तो के बराबर यहाँ पे निकल जाएगा के बराबर
हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर निकल जाएगा। देखो अगर ये कुछ गति करता है, जैसे त्वरित गति करने लगा तो उसके अंदर त्वरण आ गया, और जब ये गतिज आगे की तरफ गति करता जाएगा तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा भी तो आ जाएगा। देखो इसके बारे में अलग अलग डिटेल में आप पढ़े होंगे, ठीक है। नहीं पढ़ोगे तो यार यहाँ पे ध्यान रखो चीज़ को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो तो k का यहाँ के बराबर आ जाएगा हमारा, जरा v स्क्वायर का मान उठा के रख दो। देखो v, ये v का मान है, v स्क्वायर का मान रखोगे तो 1/2 गुणे m गुणे ये रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 2q0 v डिवाइड बाई m के बराबर आ जाएगा। देखो ये कैपिटल v विभवांतर है तो यहाँ से ये m से m कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो हमारा यहाँ से k का फार्मूला क्या निकल के आ जाएगा, k बराबर निकल जाएगा Q0 v के बराबर, Q0 v के बराबर। तो एक फार्मूला हमारा यही इधर निकल के आ गया कि गतिज ऊर्जा और विभवांतर में जो रिलेशन होता है k बराबर होता है Q0 v के बराबर होता है। देखो इस लेक्चर को हमें पहले चैप्टर में कराना चाहिए, लेकिन पहले चैप्टर में नहीं कराया था केवल इसकी वजह से कि यहाँ पे ये विभवांतर बताता तो कहते विभवांतर क्या है, तो इसी वजह से उस लेक्चर को मैंने वहाँ पे ड्रॉप कर दिया था। यहाँ पे करा रहा हूँ, सिर्फ इस विभवांतर के लिए करा रहा हूँ बस, और कोई इसका रीज़न नहीं है कराने का, ठीक है। तो चलो पढ़ लो यार, कहीं भी काम आएगा। तो देखो यहाँ से k का फार्मूला निकल गया, Q0 v के बराबर निकल के आ गया। एक फार्मूला v का ये भी निकल के आ गया कि v बराबर होगा रूट में 2q v बाई m के बराबर आ गया। तो यहाँ से याद रख सकते हो कि k बराबर होगा Q0 v होगा, और जो चाल होगी वो चाल हमारी वेग जो होगा हो जाएगा रूट में 2q0 v बाई m के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई एक आवेशित कण रख देते हैं तो उस पर वो कितना गति अर्जित करेगा, ये गति हम इस तरीके से निकाल लेते हैं और गति का पूरा फार्मूला हमारा ड्राइव हो गया, ठीक है। मेन चीज़ हम आपको यही कहेंगे कि इसको याद रखना और इसको यहाँ पर याद रखना, ये दो चीज़ यहाँ पर याद रखना, ठीक है। क्योंकि k बराबर कितना होगा Q0 v, अब चाहे देखो QV लिखा होगा तब भी कंफ्यूज मत होना, दोनों चीज़ें एक ही है। तो QV या v बराबर हो जाएगा रूट में 2q0 v डिवाइड बाई m के बराबर होगा, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर लो, इसको नोट कर लिया, इसको हो गया यहाँ तक। चलिए आज इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी से 2 क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर, उसके बाद अगले टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि उसकी गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए, उसकी गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए, उसकी गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। सीधा फार्मूले पे रखना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, फटाक से वीडियो को पॉज करो करते जाओ। वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा, प्राप्त कर लेगा, तो वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। और दूसरा उसका क्या बताना है, बताना है कि यहाँ पे कि उसकी गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए, ठीक है। तो जरा फटाक से निकालो, चाहो तो एक बार पॉज करके कर लो, नहीं तो फिर मैं कर रहा हूँ। देखो कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से, यानी कि विभवांतर जो हमारा V बराबर दे रखा है, विभवांतर V बराबर दे रखा है 500 वोल्ट के बराबर, ठीक। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होगा, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वो होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होगा। कह रहा है इसे त्वरित किया जाता है, ठीक। उसकी गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला अभी हम पढ़े थे कि ये होगा Q0 v के बराबर, यहाँ पे Q दिया तो Q v के बराबर लिख लो, ठीक है। तो K बराबर निकल जाए, Q का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻19, V का मान कितना है 500 दे रखा है, तो K बराबर हो जाएगा 16×5 = 80,
डबल जीरो एक अंक के बाद दशमलव गुणे 10 पे पावर -19 के बराबर। तो के बराबर हो जाएगा 800 गुणे 10 पे पावर -19 के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, इसका के का मान जो हमारा गतिज ऊर्जा आ जाएगा वो हो जाएगा 800 गुणे 10 पे पावर -19 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। दूसरा पार्ट देखो, वो कह रहा है कि वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। तो अभी हमने वेग v बराबर हम अभी पढ़े थे कि वेग v बराबर हो जाएगा रूट में 2k बाई m के बराबर निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ से लिखना चाहो तो गतिज ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल। अच्छा इसको थोड़ा सा और चेंज कर लो, तो k बराबर यहाँ से लिख दोगे, यहाँ से कि हमारा के बराबर हो जाएगा, देखो के बराबर हो जाएगा, एक 10 और जाएगा तो ये हो जाएगा 8.0 गुणे 10 पे पावर -17 जूल के बराबर निकल जाएगा। तो ये हमारा के का मान यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, के का मान आ गया इतना। तो अब देखो v का मान जो निकालोगे, ये v का मान जो आ जाएगा वेग बराबर 2k बाई एम, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे। ठीक, तो रूट में 2k बाई एम के बराबर, तो v बराबर निकल जाएगा यहाँ से, जरा सबका मान रख दो। रूट में 2 इंटू के का मान कितना है 8.0 या 8 लिख दो इसको, कि 8 इंटू 10 पे पावर -17 डिवाइड बाई नीचे m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता है ना कि यार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 9.1 इंटू 10 पे पावर -31 किलोग्राम होगा। ये हमारा निकल जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे रख दो, तो ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10 पे पावर -31 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा v का मान यहाँ से निकलेगा, v बराबर निकल जाएगा रूट में, ये देखो 8 दूना हो जाएगा 16 गुणे 10 पे पावर -17, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 पे पावर प्लस का 31। ठीक, अच्छा ये जो 9 है इसको इस दशमलव को हटा के, इस 9.1 को दशमलव हटा के ऊपर एक 10 से गुणा कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक 10 से क्या कर दिया, यहाँ पे गुणा कर दिया। तो हमारा जो v का मान आया, v बराबर आ गया रूट में, देखो ये हो जाएगा हमारा 4 चौका 16, 4 बाहर निकल जाएगा। ठीक, 91, देखो 91 अगर 9 करोगे तो 81 होगा, और 10 दयम कितना होता है 100 होता है। तो अगर यहाँ 81 होता तो 9 बाहर आता, और 100 होता तो 10 बाहर आता। तो यहाँ पे है कितना 91, तो इनके बीच की एक वैल्यू हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू मान लेते हैं कि ये जो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ रहा है ये 4 डिवाइड बाई 9.5 के बराबर मान लें, कि 9.5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, ये 91 के बराबर आ जाएगा लगभग में। ठीक है, तो रूट के अंदर अब यहाँ देखो कितना बचेगा 17, देखो यहाँ पे कितना घात 1 है, सबका आधार समान है, सबको जोड़ दो, 10 पे पावर -17 प्लस का 31 और प्लस का 1 के बराबर। तो v बराबर निकल जाएगा 4 इंटू 9.5 रूट में 4 डिवाइड बाई 9.5, और ये हो जाएगा रूट में 10 पे पावर -17 और ये 31 और प्लस 1, तो 17 और 10 27 और 3 30 और 1 31, यानी कि 14, और ये कितना हो जाएगा 1 15 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा 10 पे पावर 15। अब देखो यार तुम जोड़ लो यार, 17 और 10 कितना होगा 27 हो जाएगा, 27 और 3 30 और 1 31, यानी कि यहाँ से मिला 14, 10 पे पावर 14 और 1 ये मिल जाएगा 10 पे पावर 15 के बराबर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखो अगर ये 10 पे पावर 14 होता, देखो अगर ये 10 पे पावर 14 होता, 10 पे पावर 14 को बाहर निकालते तो कितना निकल, 10 पे पावर 7 निकलता, लेकिन यहाँ पे कितना आ गया 10 पे पावर 15 आ गया। ठीक है, अगर 10 पे पावर 15 आ गया है, देखो चलो छोड़ दो यहीं पर, ये आंसर हो जाएगा ज़्यादा। अब चाहो तो 10 पे, इसको चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो कि जो हमारा v बराबर हो जाएगा ये 4/9.5, इसको भी चाहो दशमलव हटा के ऊपर 0 बढ़ा दो, इंटू 10 पे पावर 7, यहाँ आ जाएगा √10। अब √10 का मान देखो 3 तरीका कितना होता है 9 होता है, तो यहाँ 10 है तो √10 कितना आ जाएगा 3.1 के बराबर मान लो, 3.2 के बराबर मान लो। अब यहाँ पे मानकर इसका मान रख दो, हल करोगे v का मान हमारा निकल के आ जाएगा। मेन हमारा करने का तरीका यही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम गतिज ऊर्जा भी निकाल लेंगे, और कितनी चाल से वेग कर रहा है, कितनी चाल से गति कर रहा है, उसकी चाल भी हम आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लिया, नोट कर लिया ना इसको। चलिए देखते हैं, अब अगला टॉपिक देखते हैं। देखो अगला टॉपिक हमारा ये है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ। तो हेडिंग लगा लो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में
आवेशित कण का गमन पथ। आवेशित कण का गमन पथ, ठीक है। गमन पथ का मतलब क्या होता है अभी समझ में आ जाएगा। देखो ये कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ हमें निकालना है, ठीक है। देखो तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, दो प्लेट मान लेते हैं कि एक प्लेट हमारा जो है, हमारा जो एक प्लेट है उस एक प्लेट को, देखो एक मिनट, ठीक, देखो एक प्लेट हमने मान लिया ये है, और एक दूसरा प्लेट हम मान लेते हैं कि दूसरा प्लेट जो है वो हमारा यहाँ पर है, ठीक। ये हमारा दो प्लेट यहाँ पर हो गया, ठीक। हमने यहाँ पर दो प्लेटें, थोड़ा सीधा बनाऊंगी, दो प्लेट हमने यहाँ पर मान रखा है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर जो है हम आवेश माइनस ले लेते हैं कि ऊपर के वाले प्लेट पर जो आवेश है वो आवेश हमारा माइनस में है। इस तरीके से ऊपर वाले प्लेट पे जो आवेश है, आवेश को हमने क्या ले लिया, माइनस ले लिया, ठीक। नीचे वाले प्लेट पे आवेश हमने प्लस ले लिया, इस पे जो आवेश लिया तो प्लस ले लिया, तो ये प्लेट बन गया। इस प्लेट पे हमने आवेश कितना ले लिया है, प्लस ले लिया है। तो अब जरा ये बताओ वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, तो हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इस तरीके से बनेगी, देखो यही जो होगी ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकल जाएगी। देखो ये जो होगा ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वो हमेशा धनात्मक से निकलती है और ऋणात्मक पे खत्म हो जाती है। तो ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पर निकल गई, ठीक है। ये जो हुआ ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पर निकल गया, ठीक। अब क्या करते हैं कि अगर कोई एक आवेश है Q है, अगर कोई एक आवेश Q मान लेते हैं कि आवेश Q है जिसका द्रव्यमान m है और जिसका प्रारंभिक वेग जो है वो v0 के बराबर है। द्रव्यमान m है, प्रारंभिक वेग v है और आवेश जो है वो हमारा q है। अगर इस आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए या इस आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर डाला जाए, अगर इस आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर डालेंगे तो देखो इसको तो जाना चाहिए था इस तरीके से सीधे, इसको तो यहाँ से ऐसे सीधे आगे की तरफ निकल जाना चाहिए था, ठीक। अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र या आवेश को ऐसे डालेंगे तो सीधा क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ जाना चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ पे ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो यहां पता है कि अगर ये आवेश प्लस Q है तो ये माइनस अपनी ओर क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये सीधा ना जाकर ये कुछ इस दिशा में इस तरीके से मुड़ जाता है ऊपर की तरफ। यही जो पथ होता है यही हमारा गमन पथ कहलाता है, यानी कि वो अपने एक्चुअल पथ से कितना दूरी या कितना डिस्टेंस मूव कर गया है या किसी दूसरे दिशा में कितना डिस्टेंस चला गया है। जैसे देखो इसको जाना तो चाहिए कैसा, इस सीधा दिशा में जाना चाहिए था, लेकिन ये मूव करके किस दिशा में थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमने धनात्मक आवेश लिया है तो ऊपर की प्लेट जो है वो ऋणात्मक है। जब ऋणात्मक है तो धनात्मक जो होगा ऋणात्मक को अपनी तरफ क्या करेगा, अरे अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट चार्ज जो होगा वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो वही चीज़ हो गया, इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसका पथ कुछ इस तरीके से मुड़ जाएगा और यही हमारा क्या कहलाता है, गमन पथ कहलाता है। और इसको हम मान लेते हैं कि जो ये हमारा गमन पथ है ये y है, इसी y को हमें क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि इस पे बल किस दिशा में लगेगा। अगर हम बल देखें तो ये चूंकि ये प्लस Q आवेश है इसलिए इस पे बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो इस पे जो बल लगेगा वो बल एक ऊपर की तरफ इस दिशा में, देखो इस दिशा में एक बल लगेगा, वो बल होगा QE के बराबर, वैद्युत क्षेत्र बल लगेगा ना, क्योंकि ये आवेश देखो तभी तो ये ऊपर की तरफ मुड़ गया है। जैसे ये ऐसे इंटर किया अंदर की तरफ इस पे तो ऊपर की तरफ वैद्युत, चूंकि ये प्लस आवेश है, ठीक, प्लस आवेश की तरफ जो बल लगता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, तो यही तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा इसलिए ऊपर की तरफ क्या होगा, चला जाएगा। अब तुम यहाँ पर ऋणात्मक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम ऋणात्मक लोगे तो यहाँ पर जो बल लगेगा वो QE लगेगा और ऋणात्मक आवेश में बल कैसा लगता है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो बल जो नीचे की तरफ लगेगा तो ये कहाँ, इस तरीके से नीचे की तरफ मुड़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे बल जो लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक। एक चीज और इसमें निकाला जाता है कि यहाँ पे जो एंगल है ये कितने एंगल से ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है, ये एंगल कितना विस्थापन हुआ ऊपर की तरफ, या गमन पथ कितने एंगल से ऊपर की तरफ गया है। ये दो
चीज़ हमें यहाँ पर निकालनी होती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अगर देखो हम देखें अगर वाई डायरेक्शन में, अच्छा ये बल किस दिशा में लग रहा है, जो बल लग रहा है वो बल हमारा वाई डायरेक्शन में लग रहा है, और ये बल कितना लग रहा है, क्यू ई के बराबर लग रहा है, ये बल वाई क्यू ई के बराबर लग रहा है। अब देखो अगर ये बल जो है वो ऊपर की दिशा में लग रहा है तो ऊपर की दिशा में ये त्वरित गति पा लेगा, जब त्वरित गति पाएगा तो इसमें त्वरण भी उत्पन्न हो जाएगा, तो त्वरण जो होगा वो एक्स डायरेक्शन में ही। अब देखो यहाँ पे दो डायरेक्शन में बट गया है। अच्छा, दो डायरेक्शन वाली कहानी जब तुम वहाँ पे वो पढ़े थे 11th में, चैप्टर नंबर 4th या 5th था, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े थे ना, अरे जहाँ पे कुछ इस तरीके से करके जाता था तो वहाँ पे एक्स और वाई दोनों में गति करता था। तो अब देखो कुछ उसी तरीके से ये एक्स और वाई दोनों में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। देखो ये आगे की तरफ भी बढ़ रहा है, आगे की तरफ भी बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ भी बढ़ रहा है। तो आगे की तरफ बढ़ रहा है तो एक्स डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ जा रहा है तो वाई डायरेक्शन में हो जाएगा वहाँ पे। तो अब बल किधर लग रहा है, बल केवल वाई डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, तो त्वरण भी किधर होगा, वाई डायरेक्शन में होगा। तो त्वरण जो होगा वाई डायरेक्शन का, ये वाई डायरेक्शन का त्वरण हो जाएगा एफ बाई एम के बराबर। तो एफ वाई डायरेक्शन का फोर्स ये हो जाएगा क्यू ई बाई एम के बराबर हो जाएगा, यानी कि वाई डायरेक्शन में जो त्वरण होगा वो वाई डायरेक्शन में त्वरण कितना हो जाएगा, क्यू ई बाई एम के बराबर होगा। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में क्या कोई त्वरण लग रहा है, देखो एक्स डायरेक्शन में सीधे कुछ त्वरण नहीं लग रहा है, तो त्वरण एक्स डायरेक्शन में जो हो जाएगा वो एक्स डायरेक्शन में हमारा त्वरण जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 के बराबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर हम इसको दो डायरेक्शन में तोड़ लेंगे, एक एक्स में तोड़ेंगे और दूसरा जो होगा उसको हम वाई डायरेक्शन में यहाँ पर तोड़ लेंगे। एक्स और वाई में दो तरीके से इसको हम तोड़ लेंगे। ठीक है, अच्छा एक्स डायरेक्शन की अगर इनिशियल वेलोसिटी बोली जाए तो एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी ने प्रारंभिक वेग कितना v0 माना था, तो ए एक्स हो जाएगा v0 के बराबर हो जाएगा, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी है तो इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स बराबर कितना हो जाएगा, v0 के बराबर आ जाएगा। ठीक, अच्छा एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितना होगी, v0 के बराबर। एक्स डायरेक्शन में कोई त्वरण है, कोई त्वरण नहीं है यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन का त्वरण जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 के बराबर निकल के आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ और करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो विस्थापन हो रहा है वो विस्थापन हम मान लेते हैं कितना है, x के बराबर। ये विस्थापन जो है वो हमारा x के बराबर है, तो x डायरेक्शन में विस्थापन कितना हो रहा है, x डायरेक्शन में विस्थापन हमारा x हो रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है तो x डायरेक्शन में विस्थापन कितना हो गया, x के बराबर हो गया। और जो समय लगता है उस समय को मान लेते हैं कि समय हमारा t है, जो हमारा समय लगता है उस समय को मान लेते हैं कि समय हमारा t के बराबर है। तो यहाँ से फार्मूला लगा दो कि x बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो एस एक्स का मान यानी x डायरेक्शन में विस्थापन कितना है, x है, ये कितना है v0 है इंटू समय t प्लस हाफ इसका मान 0 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से x बराबर निकल जाएगा v0 इंटू टी, तो t बराबर निकल जाएगा x बाई v0 के बराबर आ जाएगा। ठीक, अच्छा देखो एक चीज़ और ध्यान रखो कि जितना समय हमें यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा उतना ही समय हमें यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा, क्योंकि समय तो सेम ही लग रहा है ना, दोनों का जितना समय x डायरेक्शन में लगेगा उतने समय क्या लग जाएगा, y डायरेक्शन में लग जाएगा। अब y पे चलते हैं, तो अगर हमसे ये देखें कि y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे y जब ये इंटर करता है इसमें विद्युत क्षेत्र में तो क्या वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है, अभी तो कुछ वेलोसिटी नहीं वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है, सॉरी यहाँ पे वाई कर दो कि वाई डायरेक्शन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारी कितनी है, 0 के बराबर है। और वाई डायरेक्शन का त्वरण कितना है, वाई डायरेक्शन का त्वरण निकालेंगे तो वाई डायरेक्शन का त्वरण वाई बराबर आ जाएगा, ये हमारा कितना आया है, क्यू ई डिवाइड बाई एम के बराबर, क्यू ई डिवाइड बाई एम के बराबर। यहाँ से हमारा त्वरण आ गया। और वाई डायरेक्शन में जो हमारा विस्थापन हो रहा है कितना हो रहा है, वाई हो रहा है, तो यहाँ पे एस वाई का मान निकालोगे तो एस वाई, देखो यहाँ पे एस वाई बराबर कितना जाएगा, वाई। तो फार्मूला लगा दो कि एस वाई बराबर यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी के बराबर, वही है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस यहाँ पे हमने वाई डायरेक्शन में लिया, इसलिए सारी कहानी किसमें कर रहे हैं, वाई वाई लिख के कर दे रहे हैं। ठीक, तो एस वाई का मान कितना है, विस्थापन वाई डायरेक्शन में कितना हो रहा है, वाई हो रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा वाई बराबर का ई तो मान हमारा 0 हो जाएगा प्लस का हाफ ए का मान कितना है, ए का मान हमारा है क्यू ई डिवाइड बाई एम के बराबर। ठीक, हाफ ए टी स्क्वायर, देखो यहाँ पे s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर होगा ना, तो t का मान कितना है एक्स स्क्वायर बाई वी, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई वी नॉट का स्क्वायर के बराबर। ठीक, तो देखो y बराबर हो जाएगा क्यू ई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2m वी नॉट के बराबर हो जाएगा। देखो y का मान हमारा कितना आ गया, क्यू ई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई
2mv0 के बराबर। ये हमारा y डायरेक्शन का विस्थापन और यही हमारा क्या कहलाता है, गमन पथ कहलाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो हमारा q है वो क्या है, सेम है। ठीक, x भी हमारा सेम ही है लंबाई, यहाँ पे v0 भी सेम ही है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे देखो जो हमारा y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि E/m के हो जाएगा, यानी कि आवेश वैद्युत क्षेत्र डिवाइड बाई द्रव्यमान के। तो देखो जिसका E/m ज्यादा होगा उसका विस्थापन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखो एनसीईआरटी का वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा जो हमने क्वेश्चन बताया था वहाँ पे। देखो वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि दो प्लेटें थी, एक इधर से निकल रहा था, एक इधर से, एक इधर से निकल रहा था। ठीक है, यही तो था यहाँ पे। तो जिसका y ज्यादा होगा उसका E/m भी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि जिसका विस्थापन ज्यादा होगा उसका E/m भी क्या होगा, ज्यादा होगा। चाहे ऐसे बोलो जिसका E/m ज्यादा होगा उसका y भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखो ये ज्यादा विस्थापित कर रहा तो इसका y ज्यादा होगा तो E/m क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो देखो वहां से ये वाला क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, लेकिन वहां पर भी हमने ड्राइव करके बता दिया था कि उसको कैसे करेंगे। अगर वहां ना समझ में आया तो यहाँ से देख लो कि y जो आ गया वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया E/m, यानी कि E/m जिसका ज्यादा होगा उसका y ज्यादा होगा, या ऐसे बोलो कि जिसका y ज्यादा होगा उसका E/m भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इतनी कहानी तो होगी। अच्छा अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा छोड़ दिया हूँ, ये लैंग्वेज जो लिखना है वो लैंग्वेज लिख ले जाओगे है, यार तो बता दिया था पिछले वाले में भी सेम उसी तरीके से यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे इस तरीके से कुछ लिख लेना कि माना दो समांतर प्लेटें जिस पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा नीचे से ऊपर की तरफ है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। एक कोई कण Q जिसका द्रव्यमान m है तथा जिसपे आवेश Q है। देखो लिखते जाओ, जिसका द्रव्यमान m, एक कण जिसका द्रव्यमान m तथा आवेश Q है, उसको v0 वेलोसिटी से, v0 वेग से, v0 प्रारंभिक वेग से वैद्युत क्षेत्र में इंटर किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र में ढकेला जाता है। जो भी लैंग्वेज हिंदी में सही लगे आप लिख लो उसको। ठीक है, ये इसको किया था, उसके बाद सारी कहानी ये है। ठीक है, तो हमारा देखो y का फार्मूला कितना है, जो विस्थापन होगा QE(x² डिवाइड बाई 2mv0 के बराबर, सॉरी 2mv² आएगा यहाँ पे, क्योंकि x कैमरे में दिख रहा ना यार, वो x² बाई v² के बराबर, थोड़ा सा गड़बड़ है। देखो इसको यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ ऐसे, वही चीज़ है कि x² बाई v² के बराबर अब दिखेगा। ठीक है, बराबर से। ठीक है, तो y बराबर होगा QE(x² डिवाइड बाई 2mv0² के बराबर हो जाएगा। तो इतना विस्थापन होगा y डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको, मैं थोड़ा सा मिटा दूँ यहाँ से। नोट कर लिया, नोट कर लिया इधर वाला। ठीक, अब देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन अधिकतर तुम्हारे हो जाएंगे जो अतिरिक्त प्रश्न वाले थे। एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ना है, वो भी पढ़ लेंगे तो और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जो बचे हुए थे। ठीक है, तो देखो अब फिर x डायरेक्शन में हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एंगल निकालना है कि कितना एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो ये देखो ये जो ये हमारा है ये vx डायरेक्शन में वेलोसिटी बता रहा है, और ये वेलोसिटी जो है वो हमारा किसके डायरेक्शन में बता रहा है, vy के डायरेक्शन में बता रहा है। तो अगर हम यहाँ से vx और vy निकाल लें तो हम एंगल थीटा भी यहाँ से क्या कर लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। तो x वाले में बात करते हैं, जब x वाले में आएंगे तो देखो x का फार्मूला लगा दो कि v बराबर u प्लस at का फार्मूला पढ़े थे, सब जगह x और क्या कर दो, x के बराबर यहाँ पर कर दो, सब हमारा कितना हो जाएगा, x के बराबर निकल जाएगा। ठीक, तो देखो vx बराबर यहां से निकल जाएगा ux, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है x डायरेक्शन की, v0 है, तो हो जाएगा v0 के बराबर। एक्सीलरेशन 0 था तो ये हो जाएगा vx बराबर आ जाएगा v0 के बराबर आ जाएगा। ये हमारा vx जो होगा v0 के बराबर यहां से आ जाएगा। ठीक है, y क्या हो रहा है यार, एक मिनट, चलो ठीक हो गया, चलो ठीक है। देखते हैं यहाँ पे y डायरेक्शन में, देखो y डायरेक्शन में कोई बहुत नहीं था। तो y डायरेक्शन में देखो, y डायरेक्शन में यहाँ पे इसी तरीके से vy निकालो तो vy बराबर हो जाएगा uy प्लस ay t के बराबर आएगा। ठीक है, तो vy का मान, vy बराबर y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, पिछले पलट के देखो लिखाया था, और एक्सीलरेशन हमारा कितना आया है, QE/m के बराबर आ गया एक्सीलरेशन। और जो समय आया था वो समय हमारा कितना आया था, x/v के बराबर आया था। देखो यहाँ पे जो समय आया था t बराबर x/v0 के बराबर आया था, तो यहाँ पे क्या लिख लो, x/v0 लिख लो, तो vy बराबर आ गया QEm डिवाइड बाई mv0 के बराबर आ गया। ठीक है, हमारा vy यानी कि x डायरेक्शन की वेलोसिटी और y डायरेक्शन की वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी हमें यहाँ पर मिल गई। ठीक, अब देखो हमें क्या करना है, एंगल निकालना है। तो जब एंगल निकाल
निकालना है तो एंगल निकालने के लिए देखो इस वी वाई को, देखो ये हमारा यहाँ से लंबवत गया, तो इस वी वाई को उठाकर मैं यहाँ पर रख दूँ, इस वी वाई को यहाँ पर, देखो कुछ ऐसे बना है, ये ऐसे है, इधर हमारा वी वाई है, इधर हमारा वी एक्स है, ये बी से रिजल्टेंट गया है, तो इस वी वाई को उठाकर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर रख दे रहा हूँ, ये हमारा वी वाई बन गया। ये एंगल कितना है, थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये लंब होगा और ये हमारा आधार होगा। जो लंब आधार पता तो यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाऊँ, tan थीटा लगा दूँ यहाँ पे। अब देखो ये भी नहीं पता है तो ऊपर टाइप करो ट्रिग्नोमेट्रिक करियर क्लासेस 1.0, आपको लेक्चर मिलेगा, पूरा देख लेना। तो tan थीटा बराबर यहाँ से निकल जाएगा, tan थीटा बराबर निकलेगा वी वाई बाई लंब बटे आधार, तो हो जाएगा वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स के बराबर निकल जाएगा। ठीक, वी वाई का मान हमारा कितना है, ये हमारा है क्यू ई एम डिवाइड, फिर गलत रख दिया यार, देखो ये एम नहीं, ये सॉरी एक्स है ये, तो क्यू ई एक्स डिवाइड बाई एम वी नॉट डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वी नॉट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से tan थीटा बराबर आ जाएगा tan थीटा बराबर आ जाएगा क्यू ई एक्स डिवाइड बाई एम वी नॉट का स्क्वायर, ये हमारा tan थीटा के बराबर आ गया। अब चाहो तो थीटा का मान निकालो तो उधर ले जाओगे तो कितना जाएगा, tan इनवर्स के बराबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ से ये गमन पथ यानी कि विस्थापन निकल जाएगा कि वाई डायरेक्शन में कितना विस्थापन हो रहा है। और एंगल निकालना चाहेंगे कि कितने एंगल पे मुड़ा हुआ है, बाहर निकलते समय कितने एंगल पे निकला हुआ है वैद्युत क्षेत्र से, तो ये tan थीटा बराबर क्यू ई एक्स डिवाइड बाई एम वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये फार्मूला याद रखना तो बहुत टफ है, लेकिन ये अप्रोच याद रखना आसान है कि सिंपल सा काम हमें क्या करना, हम इस पर क्वेश्चन भी करेंगे तो सिंपल सा काम हम यहाँ फार्मूला नहीं लगाएंगे कि फार्मूला याद रखना बड़ा मुश्किल काम। अगर याद होगा किसी को तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं याद हुआ तो उसके लिए हम यही अप्रोच लेकर चलेंगे, एक्स निकालेंगे, वाई निकालेंगे, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, सब कुछ पूरा निकालेंगे। वहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होगा एक्स और वाई में, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये सब निकाल के ये फार्मूले में इसी तरीके से पूरा ही तरीका करेंगे, हमारा आंसर वहाँ पे जाके मिल जाएगा। बस यहाँ पे सबका मान दिया रहेगा तो इन सबका मान फाइनली उठाकर हम रख देंगे। ठीक है, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो पूरी कहानी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लिया ना। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा ये है कि वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के भार का संतुलन। वैद्युत क्षेत्र में हेडिंग लगा लो कि वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के, वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के भार का संतुलन। वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के भार का संतुलन हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो देखो संतुलन निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे मान लेते हैं हम कोई दो प्लेट मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक प्लेट हमारा ये है और दूसरा प्लेट हमारा ये है, दो प्लेट हमने यहाँ पर मान लिया। और जो वैद्युत क्षेत्र है वो वैद्युत क्षेत्र हमारा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है नीचे वाला प्लेट जो होगा वो हमारा धनात्मक होगा और जो ऊपर वाला प्लेट होगा, ये ऊपर वाला प्लेट हमारा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। जो ये ऊपर वाला प्लेट होगा, ये ऊपर वाला प्लेट हमारा कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक, ये वैद्युत क्षेत्र जो है, ये वैद्युत क्षेत्र हमारा नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। इसके बीच के डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कि d है। जो इन दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कितना है, d के बराबर है। ठीक है, अब इस अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में यहाँ पर मैं कोई एक आवेश q रख देता हूँ। ठीक, यही तो कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के भार का संतुलन। तो देखो यहाँ पर अगर एक आवेश q रखूंगा तो यह आवेश चूंकि ये प्लस q है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या लगेगा, एक बल लगेगा, वैद्युत बल। ये ऊपर की तरफ जो हमारा बल लगेगा, ये ऊपर वाला जो बल ऊपर की तरफ लगेगा, ये बल हमारा QE के बराबर लगेगा। ठीक, ये वैद्युत बल ऊपर की तरफ, इतनी बात तो क्लियर है ना। अगर यहाँ पे कोई भी एक आवेश रखूंगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल लगेगा QE के बराबर, और नीचे की तरफ भी एक बल लगेगा
mg, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जो गुरुत्वाकर्षण बल भी तो नीचे की तरफ लगेगा यहाँ पे, तो ये नीचे की तरफ क्या आ जाएगा हमारा mg के बराबर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अगर मैं संतुलन की अवस्था में बोलूँ तो संतुलन की अवस्था में यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूँ कि संतुलन की अवस्था में अगर संतुलन की अवस्था में देखूं, अगर ये चाह रहा हूं कि ये आवेश जो है हमारा टिका रहे एक जगह पे, संतुलन में रहे, तो ये संतुलन के लिए हमारा QE जो होगा वो बराबर होना जरूरी है किसके, mg के। तो यही कंडीशन होती है संतुलन की स्थिति में कि संतुलन की स्थिति में QE जो होगा वो हमारा बराबर होगा mg के बराबर होगा। देखो जितना बल ऊपर लगेगा उतने बल नीचे लगेगा, तभी ये क्या होगा, एक जगह पर रुका हुआ होगा। यही हमारा संतुलन की अवस्था में होता है, ठीक है। इतना नोट कर लो, यहाँ तक हो गया, इतना नोट कर लिया। अब अगर देखो यहाँ पे ये मान लो कि जो हमारा कण दे रखा है, इस कण की त्रिज्या जो है वो r है। अगर हम मान लेते हैं कि माना कण की त्रिज्या r है, जो हमारा कण है ये आवेश रखा है, इसकी त्रिज्या r मान लेते हैं, तथा पदार्थ जो ये रखा हुआ है एक छोटा सा पदार्थ है ना, तथा इसका घनत्व मान लेते हैं ρ है। कण की त्रिज्या r तथा इसका जो घनत्व है वो घनत्व ρ है। अगर घनत्व ρ है तो इसका द्रव्यमान अगर मैं निकालूं तो कण का द्रव्यमान m बराबर कितना होगा, जरा जल्दी से बोलो। कण का द्रव्यमान अगर नहीं याद है तो जल्दी से याद करो। देखो कण का द्रव्यमान m बराबर होगा 4/3 पाई r क्यूब, त्रिज्या r है, इस इंटू घनत्व ρ के बराबर। ये क्या हो जाएगा, कण का द्रव्यमान हमारा यहाँ से निकल जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये संतुलन की अवस्था में, इसको मान लेते हैं कि समीकरण नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये संतुलन की अवस्था में है इसलिए हमारा समीकरण फर्स्ट से देख लो, यहाँ से समीकरण फर्स्ट से हो जाएगा QE डिवाइड बाई mg के बराबर होगा। तो जरा यहाँ से m का मान जरा रख दो, तो QE बराबर निकल जाएगा 4 पाई r क्यूब रो इंटू जी डिवाइड बाई 3, और इस e को भी नीचे लेकर चले जाओ तो यहाँ से q का मान हमारा निकल जाएगा 4 पाई r क्यूब रो जी डिवाइड बाई 3e के बराबर, इसका मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो आवेश होगा वो आवेश q का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक। देखो मैं नहीं कहूँगा ये सब याद रखो, बता दिया हूँ ऐसे, लेकिन याद मत रखो। सिर्फ तुम यही याद रखो कि अगर संतुलन की अवस्था में है तो संतुलन की अवस्था में QE जो होगा वो mg के बराबर होता, यही याद रखो। यहीं से सब कुछ हमारा निकल जाएगा, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नोट कर लो उसको भी थोड़ा सा, ऐसे क्वेश्चन पे देखते हैं इसको। नोट कर लो, नोट कर लिया। चलिए इस पर देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे होता है। क्वेश्चन जब हम करेंगे तो वही चीज़ क्वेश्चन में लगाएंगे, क्योंकि हमारा QE जो होगा वो mg के बराबर होगा, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हर बार, और उसी से हर बार हमारा आंसर बराबर एकदम एग्जैक्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। कह रहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो कि जल की एक बूंद को जिसकी त्रिज्या और देखो जिसको यार राइटिंग ना समझ में आए, बोल रहा हूँ वहाँ से लिख लो, बहुत अच्छी राइटिंग है हमारी, ठीक है। देखो जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जिस पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और जिस पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, वायु में स्थिर लटका सके, आवेश है वायु में स्थिर लटका सके। कुछ छोड़ तो नहीं गया यार। जल की बूंद जिसकी त्रिज्या इतना है और जिस पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, वायु में स्थिर लटका सके, वायु में, ठीक है, वायु में स्थिर लटका सकें। कह रहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए कि जिसको वायु में स्थिर लटका सके। देखो कुछ चीज़ें यहाँ पे दे रखा है कि जी का मान दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जल का घनत्व रो बराबर दे रखा है 10⁻³
किलोग्राम पर मीटर क्यूब और ई का मान दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर है। ठीक है, कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन एक बार पढ़ो, वही चीज़ लगा दो, आसानी से हो जाएगा। फार्मूला कुछ मत याद रखो कि वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, आवेश क्या होगा, वहाँ से मैं वैद्युत क्षेत्र भी निकाल सकता था, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल से कह रहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जो कि जल की एक बूंद है। तो मान लो ये हमारा यहाँ पर ये हमारा एक जल की बूंद है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या इतनी दे रखी है, यानी कि आर का मान जो दे रखा है ये आर बराबर 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदलोगे तो आर बराबर हो जाएगा 10⁻⁻ इंटू 10⁻⁻2 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो r का मान आ जाएगा 10⁻⁻7 मीटर के बराबर। एक जल की बूंद जिसकी त्रिज्या इतनी है और जिस पर 1 कूलाम का आवेश है, यानी कि आवेश जो q बराबर दे रखा है वो 1 कूलाम पर 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश दे भी रखा है। हाँ, तो यहाँ से उसे तो चीज़ याद होनी चाहिए। अगर हो सकता है बाई चांस क्वेश्चन में ना दे तो भी ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए ताकि हम लिख ले जाएं। ठीक है, कह रहा वायु में ये स्थिर लटका है, वायु में स्थिर लटका है, इसके लिए कितना वैद्युत क्षेत्र रखना चाहिए। तो देखो वायु में अगर स्थिर लटकाना हमें तो नीचे की तरफ जो लगेगा mg लगेगा, ऊपर की तरफ जो लगेगा ये qe लगेगा। ये दोनों कैसे हो जाए, संतुलन में हो जाए, तभी तो ये क्या होगा वैद्युत क्षेत्र में एक तरीके से लटका रहेगा। इसके चारों तरफ क्या है वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है, ये वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर बना हुआ, ठीक, ये वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, तो इसमें क्या करें, सॉरी वैद्युत क्षेत्र ये नहीं होगा यार, एक मिनट, वैद्युत क्षेत्र जो होगा ये वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से जो होगा ये हमारा वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा। यहाँ पे प्लेटें बन जाएगी, ठीक, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव प्लेट हो जाएगा। तो इसको लटका रहने के लिए कितना वैद्युत क्षेत्र देना चाहिए। तो अगर ये स्थिर अवस्था में, लटका के मतलब क्या, स्थिर अवस्था में होना चाहिए, तो स्थिर अवस्था के लिए हमारा जो QE होगा ये बराबर होगा किसके, mg के। अब देखो Q का मान कितना दे रखा है, अच्छा यहाँ E का मान निकालना है, तो जरा यहाँ से E बराबर निकालोगे तो mg डिवाइड बाई Q के बराबर। तो E का मान जो हो जाएगा, E का मान हो जाएगा m का मान, इसका द्रव्यमान कैसे निकालोगे 4/3, चूंकि गोला है तो गोले का द्रव्यमान क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। तो ये हो जाएगा 4/3, इसको ऐसे लिख रहा हूँ 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो इंटू g डिवाइड बाई Q। यहाँ पे 3 आ गया, देखो रटने की जरूरत नहीं है, हमारा निकल क्या गया वैद्युत क्षेत्र, यहाँ से आ जाएगा। अब देखो E का जो मान हो जाएगा 4 इंटू पाई का मान ले लो 3.14, R का मान कितना है 10⁻⁻7, इसका 3 बार गुणा करोगे तो हो जाएगा 10⁻⁻21। रो का मान कितना दे रखा है 10⁻3, G का मान कितना बोला है कि 10 ले लो, ठीक, G का मान 10 डिवाइड बाई 3 इंटू Q का मान कितना बोल रखा है 1.6 इंटू 10⁻�9, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के बराबर। अब यहाँ से E का मान तो निकल ही जाएगा ना यार। अब E का मान निकालने के लिए बचा ही क्या है इस क्वेश्चन में, सब कुछ तो आ गया। E का मान निकालने के लिए देखो यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ पे नीचे 100 बढ़ा देते हैं, ठीक, यहाँ पे 100 बढ़ा दो, इस दशमलव को हटा के ऊपर एक 10 का गुणा और कर दो, ठीक। तो अब देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 314, 4 गुणे 314 गुणे 10 पे पावर -21, सबका आधार समान है, सबको जोड़ दो, और ये 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, तो प्लस का 5, नीचे से कितना जाएगा 10 पे पावर -19, ऊपर जाएगा 10 पे पावर +19, तो यहाँ पे कितना जाएगा +19। ये 10 पे पावर, इसको 100 को कैसे लिख सकते हो 10 पे पावर 2 करके लिख सकते हो, उसको ऊपर ले जाओगे तो कितना 10 पे पावर -2, तो -2 घटा दो, डिवाइड बाई नीचे कितना बचा है, नीचे बचा है 3 गुणे 16 के बराबर बचा है यहाँ पे, ठीक। तो E का जो मान आ जाएगा देखो ये हो जाएगा 4 चौका 16, यहाँ से 4 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 314 डिवाइड बाई 4 तियाँ 12 गुणे 10 पे पावर, जरा इन सबको जोड़ो, देखो यहाँ से -21 और -2 ये कितना हो जाएगा -23 हो जाएगा, 19 और 5 कितना होगा 24 होगा, तो कितना बचेगा 1 10 बचेगा केवल, तो यहाँ पे कितना जाएगा 10 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब चाहो तो इसको काट दो यहाँ से, तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, 24 और 6 30, 7 74, तो 12 छक 72, 2 74, 0.2 20, तो 12 91 12, फिर बचेगा 8,
तो 12 छक 72, तो इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो ये हो जाएगा ई का मान जो हमारा आ जाएगा, देखो यहाँ से ई का मान आ जाएगा 26.16 को लिख ले रहा हूँ 2 गुणे 10। ठीक, इस दशमलव को हटा के नीचे क्या कर दो, एक 10 बढ़ा दो, 10 से 10 कट जाएगा, तो ई का मान कितना जाएगा 262 न्यूटन पर कूलाम के बराबर। तो हमारा जो ई का मान आ गया वो 262 न्यूटन पर कूलाम के बराबर ई का मान यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं। तो देखो आज का लेक्चर तो यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन अभी इस पर क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, क्योंकि जो इसका दूसरा टॉपिक था गमन पथ वाला, उस पर मैंने क्वेश्चन नहीं कराया है। इस पर भी अभी कोई क्वेश्चन नहीं कराया। अभी इस पर क्वेश्चन वो भी आएगा जो हमारा टेंशन वेंशन करके आता है, स्ट्रिंग में टेंशन आता है, तुम्हारे दिमाग में टेंशन नहीं, स्ट्रिंग में जो टेंशन आता है उस टेंशन को सोचो, तो वहाँ पे उस टेंशन पे भी क्वेश्चन आएगा। तो इसका जो अगला लेक्चर होगा इस पर पूरे क्वेश्चन में बेस होगा, तो उसको जरूर देखिएगा इसको देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई करते रहिएगा तब तक। ऑल द वेरी बेस्ट।